वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं और आलोचना पर चर्चा करेंगे। फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर स्टेट। अर्थात आज की क्लास में एक जो कल्याणकारी राज्य होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं और किस आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है, ये हम आज विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं जानने से पहले हमें उसके अर्थ को समझना आवश्यक है कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है। अर्थात हम कह सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी जो राज्य का विचार, अगर हम ये कहें कि बहुत ही नया है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। यानी कि जो प्राचीन भारत में राम राज्य की जिस अवधारणा का उल्लेख हमें मिलता है देखने को, सुनने को, वह क्या था? लोक कल्याण की भावना पर ही आधारित था। और वर्तमान समय में हम उसी रूप में लोक कल्याणकारी राज्य को देख पाते हैं। अब हम समझते हैं कि कल्याणकारी राज्य होता क्या है। उसे हम कई बार लोक कल्याणकारी राज्य भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता के विकास के लिए सभी कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य एक वो राज्य होता है जिसमें कि जनता सर्वोपरि होती है और अपनी जनता को अधिक से अधिक सुख देने के लिए, उसके कल्याण के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है और उन्हें लागू किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य उस राज्य से है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ उसकी जो साधारण आवश्यकताएं हैं, यानी कि उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी भी जो फुलफिलमेंट कह सकते हैं या उन आवश्यकताओं की पूर्ति उस राज्य के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध करता है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। अगर हम एक दो डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन से हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि कैंट ने कहा है, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत मात्रा में सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। अर्थात बच्चों, इसमें तीन चीजों पर फोकस किया गया है। सबसे पहले क्या है? जो आम जनता है, यानी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है उसमें आम जनता, जिसे हम सिटीजन्स कहते हैं, नागरिक कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उन आम जनता के लिए या उन नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि विशाल या विस्तृत मात्रा में उस राज्य के द्वारा सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या सामाजिक सेवाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं। वो सामाजिक सेवाएं, चाहे फिर उसके रोटी कपड़ा और मकान या शिक्षा की जो व्यवस्था होती है या स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं होती हैं या किसी भी प्रकार से उसको आर्थिक स्तर से मजबूत करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सभी इसमें आ जाती हैं। इसी प्रकार से यदि हम जीडीएच कोल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, तो हम कहेंगे कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज होता है या एक ऐसा राज्य होता है जिसमें जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास तथा अवसर प्रत्येक नागरिक के अधिकार में होते हैं। अर्थात बिल्कुल सीधा सा सरल भाषा में हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बिलीफ होता है, यानी कि उसको एक विश्वास होता है कि कम से कम वो राज्य उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि उसके जीवन को चलाने के लिए जो बहुत ही अनिवार्य जो आवश्यकताएं हैं, उसे राज्य के द्वारा पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ सभी व्यक्ति क्या हैं? सभी व्यक्ति एक समान है। अर्थात किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक नागरिक को क्या मिलेंगे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो समान अवसर हैं, समान अधिकार है, वो हर व्यक्ति को मिलेंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें क्या होता है कि राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है। अर्थात जो राज्य का कार्य क्षेत्र होता है, यानी कि उसके काम करने की जो गति होती है या कार्यों की जो संख्या होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अपनी आम जनता के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारी जो सामाजिक सेवाएं हैं यानी जो सोशल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करानी होती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, साथ ही साथ उसको जस्टिस और फ्रीडम भी दी जाती है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विशाल होता है, विस्तृत होता है, ताकि अधिक से अधिक जनता का या आम जो व्यक्ति होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनका कल्याण हो सके।
तो अभी हमने समझा कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है और क्या उसकी परिभाषाएं हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं क्या-क्या हो सकती हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है, जिसके आधार पर कि किसी भी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य माना जाता है, तो क्या होता है? व्यक्तियों के न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना, यानी कि टू अचीव द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी प्रत्येक राज्य में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई मध्यम वर्ग में होता है, कोई अमीर होता है, यानी बहुत सारे वर्गों के व्यक्ति होते हैं। तो कल्याणकारी राज्य की पहली विशेषता क्या होगी बच्चों? कि आम नागरिकों के, यानी उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, उसका जो जीवन स्तर है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं होती, उसकी व्यवस्था की जाती है। यानी जिसके बिना उस व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेसिक रिक्वायरमेंट बोलते हैं, यानी कि अनिवार्य आवश्यकताएं बोलते हैं, या हम कह सकते हैं न्यूनतम जीवन स्तर। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसे रहने के लिए घर भी चाहिए, उसे अपने जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए? उसे भोजन भी चाहिए, साथ ही साथ उसे सुरक्षा भी चाहिए, और उसके साथ ही आज के समय तो हम किसी भी देश में देखते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती हैं, वो भी उस व्यक्ति को चाहिए। तो ये जब सभी सुविधाएं उस राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्शियलिटी के जब उसे प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो कल्याणकारी राज्य की पहली विशेषता बन जाती है। इसके साथ ही जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो समान अवसर होते हैं और स्वतंत्रता होती है, न्याय होती है, वो भी उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है, वो एक कल्याणकारी राज्य होता है। यदि हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं, तो हम कहेंगे व्यक्तियों की आय में कुछ अंश तक विषमता का अंत करना। क्या होता है बच्चों कि जो कल्याणकारी राज्य होता है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है? वो एक इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहता है, एक सोसाइटी ऐसी बनाना चाहता है जिसमें कि आर्थिक विषमता कम से कम हो। यानी जो अमीर और गरीब के बीच की जो एक खाई होती है, उसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम करने का प्रयास किया जा सकता है। और किस तरीके से करता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस राज्य के द्वारा मतलब कर लगाए जाते हैं, यानी जिसे हम टैक्स कहते हैं, ऊंचे ऊंचे, ठीक है, यानी कि हाई टैक्स वो लगाता है। किस तरीके से लगाता है कि जिस व्यक्ति की आय, यानी कि जो इनकम होती है, वो जितनी अधिक होगी, उसके ऊपर जो होता है उतना ही परसेंट टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। और इस प्रकार का प्रोविजन करके वो जो वेलफेयर स्टेट है, वो आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है। यानी आर्थिक रूप से एक जो भेदभाव है, या एक जो बहुत ज्यादा गैप होता है अमीर और गरीब के बीच में, उसे कम करने का प्रयास किया जाता है, ताकि समाज में, सोसाइटी में बैलेंस बना रहे। यानी जो एक इकोनॉमिक बैलेंस होता है, आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, ये कल्याणकारी राज्य की दूसरी विशेषता होती है। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि हर समाज में, चाहे कोई गरीब देश है या अमीर देश है, या हम कहें भारत जैसे विकासशील देश है या अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देश हैं, हर देश में क्या होता है? एक वीकर सेक्शन होता है, ठीक है। उस वीकर सेक्शन में बूढ़े व्यक्ति आ सकते हैं, जिसे हम सीनियर सिटीजन्स भी कहते हैं, या क्या होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, जिसे हम अपाहिज भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं। तो इस प्रकार से जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, इसमें चाहे इस कैटेगरी में कोई भी आता है, उन सभी की सहायता का आश्वासन दिया जाता है उस कल्याणकारी राज्य के द्वारा। अर्थात कल्याणकारी राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जो वीकर सेक्शन है, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी सहायता का आश्वासन दिया जाता है। और ये सहायता किसी दान के रूप में नहीं होती बच्चों, कि ठीक है, कि हमें हमें ये लगे कि भाई हमारे ऊपर तो कोई उपकार हो रहा है, नहीं, बल्कि ये उस कल्याणकारी राज्य की एक ड्यूटी है, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक उत्तरदायित्व है। और ये फिर जब उन व्यक्तियों को मिलती है, उन जरूरतमंद लोगों को कह सकते हैं, व्यक्तियों को कह सकते हैं, उन्हें जब ये सहायता प्राप्त होती है, तो ये एक अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि जो व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, या जो बूढ़े व्यक्ति हैं या फिर जो अनाथ व्यक्ति है, उनके लिए जो वृद्धाश्रम होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के हमारे राइट्स होते हैं, या बच्चों को जो शोषण से मुक्ति दिलाई जाती है, जैसे मौलिक अधिकारों में प्रोविजन होता है, उसी आधार पर। तो हम कहेंगे कि कल्याणकारी राज्य हर तरह की सहायता का आश्वासन देता है और इस तरह का प्रबंध करता है, ताकि सभी व्यक्ति आराम से अपना जीवन यापन कर सके या व्यतीत कर सके।
उसके बाद आता है कि कल्याणकारी राज्य की एक और विशेषता होती है, वो क्या होती है? सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। यानी कि जो कल्याणकारी राज्य है, वो शिक्षा पर, ठीक है? सार्वजनिक क्या होती है कि सभी व्यक्तियों को आसानी से शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। सिर्फ अमीर व्यक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति को जो उस देश में जन्मा है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा या उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी अंतर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी शिक्षा का जो अधिकार है, उसकी जो व्यवस्था की जाती है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इस तरीके की जो प्रोविजन किया जाता है, वो एक कल्याणकारी राज्य की विशेषता बन जाता है। यानी सभी नागरिकों को एक स्तर तक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कराना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है या इसकी विशेषता हो जाती है। कुछ और विशेषताएं भी हो सकती हैं, जैसे कि व्यापक प्रशासकीय व्यवस्था। ये क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या किसी भी वेलफेयर स्टेट में। कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया बच्चों कि जो एक कल्याणकारी राज्य होता है उसका जो कार्य क्षेत्र है, यानी उसका जो काम करने का तरीका है या फिर उसके जो कार्यों की संख्या है, वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कल्याणकारी जो राज्य होता है उसका कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही विस्तृत होता है, क्योंकि वो अपनी सभी आम जनता को हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहता है, उनका विकास करना चाहता है, उनका कल्याण करना चाहता है। और जब इतने सारे काम होंगे तो ये सारे काम किसके द्वारा होंगे? ये हमारे प्रशासन के द्वारा होंगे। तो जिस कारण से क्या होता है, हर राज्य को, यानी कि अपनी सभी पॉलिसीज को बनाने के लिए, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कल्याणकारी जो राज्य होता है उसे कई सारी एजेंसीज, ब्यूरो, कमीशन, बोर्ड, इन सब की स्थापना करनी होती है, जो प्रशासन का ढांचा होता है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था को एक मतलब वाइड करना होता है, यानी उसको बढ़ाना होता है, ताकि सभी काम सुचारू ढंग से हो सके, सिस्टमैटिक ढंग से हो सके और सभी व्यक्तियों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके, और साथ ही साथ उन्हें एक जो होती है ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर हम कह सकते हैं उसके इकोनॉमिक, हर तरीके से जो उसकी नीड्स होती हैं वो फुलफिल हो जाएं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि कल्याणकारी राज्य का प्रशासनिक ढांचा बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही फैलाव में होता है, बहुत ही विशाल तरीके से वो काम करता है। उसके बाद यदि हम एक दो और विशेषताओं की चर्चा करें तो हम कहेंगे सार्वजनिक कल्याण के कार्य। जैसा कि हम तब से यही कह रहे हैं कि जो कल्याणकारी राज्य होता है वो जनता का हितैषी होता है, यानी जनहित में काम करने वाला होता है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, पॉलिसीज को बनाता है, उन्हें लागू करता है। तो सार्वजनिक कल्याण के बहुत सारे कार्य होते हैं जो कल्याणकारी राज्य को करने होते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था है या निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध करना होता है, या बेरोजगारी को खत्म करना होता है, या उन्हें काम के अवसर अधिक देने होते हैं। यानी हर प्रकार के, ठीक है, वो हर प्रकार के हर क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वो कल्याणकारी राज्य के द्वारा कराए जाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एक और विशेषता की, लोकतांत्रिक आदर्श को लेकर चलता है कल्याणकारी राज्य। डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें जनता सर्वोपरि होती है, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का किया गया जो शासन है वो क्या होता है? वो एक लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य होता है वो लोकतांत्रिक ढांचे पर या जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और लोकतांत्रिक आदर्श क्या होते हैं? लोकतांत्रिक आदर्श में हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है, हमें समानता के अवसर प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ हमें न्याय मिलता है, फिर चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है या वो आर्थिक क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे लोकतंत्र के आदर्शों को स्थापित करना और साथ ही साथ उन्हें पूरा करना, लोकतंत्र के आधार स्तंभों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कि हर व्यक्ति को सुलभ हो, हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर की तरफ जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, उसे एक सुरक्षात्मक माहौल मिले, चाहे फिर वो इंटरनल अफेयर्स में हो या एक्सटर्नल अफेयर्स में हो। ये भी एक कल्याणकारी राज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जैसे कल्याणकारी राज्य है, जितनी हमने विशेषताएं की है, इस आधार पर एक दो और विशेषता भी हो सकती है, जैसे कि उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना। मैंने अभी आपको बताया कि जो कल्याणकारी राज्य होता है उसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विशाल होता है, उसे बहुत सारे जनहित में यानी कि हितकारी कार्य करने होते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहती है, उसे समान अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक विशेषता हो सकती है।
इसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य अपनी आम जनता को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, जैसे कि राजनीतिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है या सामाजिक सुरक्षा है। ये पॉइंट बच्चों मैंने हमारी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जो हमने इसके उद्देश्य के आधार पर किए थे। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हम कहेंगे जो एक कल्याणकारी राज्य होता है वो अपने आम जनता को यानी नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं देता है। जैसे हम भारत में देखते हैं, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जब वो हम प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राप्त करके उनका प्रयोग करके हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी प्रोटेक्शन का भी अधिकार हमारे पास है। तो इस प्रकार से एक जो वेलफेयर स्टेट होता है, कल्याणकारी जो राज्य होता है, वो हर प्रकार के जो होते हैं अधिकार, यानी कि चाहे उसमें स्वतंत्रता है, उसमें समानता है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं, हर प्रकार के जो अधिकार हैं वो भी देता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी उसकी विशेषता होती है। यानी एक कल्याणकारी राज्य सभी को साथ लेकर चलता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अपने विकास के साथ साथ वो अन्य देशों का विकास भी चाहता है। और अन्य देशों का विकास कब होगा? जब हम अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करेंगे, भाईचारे में विश्वास करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, यानी कि दूसरे देशों के साथ हम बड़े ही मधुरता पूर्वक या हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो हेल्दी रिलेशंस होते हैं उस चीज को हम रखते हैं। तो ये हमने अभी की एक कल्याणकारी राज्य की क्या प्रमुख विशेषताएं यानी कि फीचर्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं, जैसे बच्चों हमेशा कहा जाता है कि क्या होता है कि जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है, हेड एंड टेल। ठीक इसी प्रकार से कोई भी जो व्यवस्था होती है, कोई भी जो कंसेप्ट आता है, उसमें चाहे कितनी भी अच्छाइयां हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कमियां, कुछ दोष, या हम कह सकते हैं कुछ डिमेरिट्स, या जिसको हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है, उसमें इस सिद्धांत में, इस थ्योरी में भी कुछ आलोचनाएं हमें पाई जाती हैं। वो आलोचनाएं क्या है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है कि इस आधार पर भी लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना की जाती है कि इसको एक अस्पष्ट अवधारणा माना जाता है। यानी कि यह कहना बहुत अच्छा लगता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में मतलब एक क्लियर चीज नहीं सामने आती है, एक सुनिश्चित और सर्वमान्य व्याख्या किसी ने भी नहीं की है। किसी विद्वान ने लोक कल्याण का कुछ अर्थ लगाया है, किसी ने कुछ लगाया है। तो ये एक किस्म से एक अस्पष्ट अवधारणा कही जाती है कुछ विद्वानों के द्वारा, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट इसकी आलोचना की जाती है जिस आधार पर, वो क्या है कि ये बहुत ही खर्चीली व्यवस्था है, यानी एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब से हम ये कह रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य का जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही विशाल होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं वेलफेयर के लिए, यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर है या जो जनहित होते हैं उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरह के जो होते हैं खर्च, उसमें बहुत सारा खर्च होता है, यानी कि बहुत ही खर्चीली व्यवस्था है। फिर ये कहते हैं कि भाई जो विकसित देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है या पश्चिम यूरोप के बहुत सारे देश हैं, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि इस सिस्टम को, ठीक है। लेकिन जो भारत जैसे जो हम गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि वो सारी की सारी फैसिलिटीज अपनी आम जनता को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क कह सकते हैं, फ्री में उसे प्रोवाइड कराएं। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक बहुत ही खर्चीली, यानी कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव व्यवस्था है, यानी कि एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। अगर हम तीसरे आधार पर इसकी आलोचना की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि पूंजीपतियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस व्यवस्था में उनके द्वारा संचालित उद्योगों में मनमाना, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार मुनाफा कमाने पर राज्य क्या करता है, उन्हें रोक सकता है। यानी कि जो बड़े बड़े मतलब हाई जो टैक्सेस होते हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे कि पूंजीपतियों का कहना होता है कि इससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी उत्पादन घट जाएगा, और इससे राष्ट्रीय आय को भी हानि पहुंचेगी। यानी पूंजीपतियों के द्वारा जो एक टैक्स लगाया जाता है वो ज्यादा लगाया जाता है। इस तरीके की जो एक होती है ना कि मतलब कमी या उसकी आलोचना वो भी की जाती है। उसके बाद आता है कि नौकरशाही को अनुचित महत्व देना। अभी जैसे हमने इसकी विशेषता में कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य में बहुत सारे काम करने होते हैं, जिससे राज्य कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, और किसी भी शासन में नौकरशाही के बिना काम नहीं चल सकता, यानी कि प्रशासन के बिना, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं,
उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो कहते हैं इस तरह के एक वेलफेयर स्टेट में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका प्रभाव और महत्व वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। और विशेषज्ञ होते हैं क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं, इस आधार पर नीतियों को बनाना, कार्यक्रमों को निश्चित करना इन अधिकारियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि मंत्री तो सिर्फ क्या होता है, उस पे हम जो मंत्री होते हैं वो तो सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, केवल हस्ताक्षर करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें नौकरशाही को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे कि नौकरशाही करप्ट भी हो जाती है, कई बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर देती है। उसके बाद आता है कि नागरिक स्वतंत्रता में कमी का आना, यानी कि भिन्न भिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसमें राज्य को बहुत सारे काम करने होते हैं, जिस कारण से नागरिकों पर राज्य द्वारा बहुत सारे नियमों को मानने के लिए बाध्य भी होना होता है, जिससे कि वो कई बार क्या कहते हैं कि हमें फुल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। यानी बहुत सारे, देखिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बहुत सारे कानून बनाने होते हैं जो समान रूप से सभी पर लागू होते हैं। और वो जब समान रूप से लागू है बच्चों, तो कहीं ना कहीं जो नागरिक है वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो जो हमारी स्वतंत्रता थी वही हमसे छीनी जा रही है। तो इस आधार पर भी कई बार आलोचना की जाती है। इसके साथ क्या होता है कि योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय, कई बार क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन होता है या फिर कई बार ये होता है जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है या ओबीसी है, इन व्यक्तियों को एक सामान्य श्रेणी में लाने के लिए इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है, या महिलाओं को दी जाती है, कई बार बच्चों को दी जाती है। तो कल्याणकारी राज्य का तो ये परम धर्म है कि वो इस तरह के कार्य करेगा, इस तरह की पॉलिसीज लेके आएगा, और इन जो वीकर सेक्शन है या कमजोर वर्ग जिसे हम कहते हैं, चाहे इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है या अदर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए विशेष नीतियां भी बनती हैं, रिजर्वेशन भी होता है। तो इस आधार पर आलोचना की जाती है कि कई बार जो योग्य व्यक्ति होता है उसे वो नहीं मिल पाता, बल्कि उससे जो कम योग्यता रखता है उसे वेलफेयर स्टेट में बहुत ज्यादा मिल जाता है, उसे उसे जो विशेष सुविधाएं मिलती है उसके आधार पर। तो इस आधार पर भी बच्चों इसकी कई बार आलोचना की जाती है। उसके बाद होता है कि प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है, यानी लेस प्रोडक्शन, उत्पादन का कम होना। कल्याणकारी राज्य में सामाजिक समानता को लाने के लिए, ठीक है, जो एक होता है ना कि आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, यानी सबको इक्वल बनाने के लिए, यानी कि जो एक अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, यानी अधिक कर लगाने होते हैं, किस पर, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, यानी पूंजीपति व्यक्ति होते हैं। तो पूंजीपति क्या करेंगे, यानी अमीर जो व्यक्ति है वो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, और जब प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है तो जो हमारी इनकम होती है, यानी हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है वो भी कम होगी, और कई बार हमें जो हमारी बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं, आवश्यकता की जो वस्तुएं होती है वो मिलनी भी कठिन हो जाती है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। उसके बाद आता है कि जो नियोजित व्यवस्था है उसमें कई बार सफलता नहीं मिल पाती, या उसमें एक सस्पेंस होता है, यानी एक डाउट होता है, यानी संदेह होता है नियोजित व्यवस्था के सफल होने में। कैसे होता है, कई बार क्या होता है कि ये गवर्नमेंट आती है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से कोई पॉलिसीज बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है दूसरी सरकार आती है, यानी कि कोई जब इलेक्शन होते हैं तो सत्ता प्राप्त करने वाले दूसरे होते हैं, और वो सारी योजनाओं को, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है या वेलफेयर स्टेट होती है उसमें क्या होता है, नियोजन एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी सिर्फ वो चीजें क्या होती है, चाहे वो सही भी हैं, लेकिन जब दूसरे पक्ष के व्यक्ति आते हैं, यानी अपोजिशन जब रूलिंग पार्टी में आता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी पॉलिसीज को चेंज कर देता है, क्योंकि वो आम जनता के सामने अपना श्रेय लेना चाहता है। तो इस तरह की यहाँ पे हमें दिक्कतें भी देखने को भी मिलती हैं। उसके बाद है बच्चों एक और हमारी जो आलोचना हो सकती है वो क्या हो सकती है, तानाशाही शासन का भय। कल्याणकारी जो राज्य व्यवस्था होती है उसमें एक भय होता है, यानी कि एक डर होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, यानी कोई भी शक्तिशाली जो दल है, कहीं ऐसा ना हो, यानी कि जो मेजोरिटी में पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वेलफेयर स्टेट की आड़ में, यानी कल्याणकारी राज्य की आड़ में बहुत ज्यादा तानाशाही हो जाए, अत्याचारी हो जाए, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दे जनहित के लिए, कि आम जनता के लिए हम ये कर रहे हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा करप्शन भी बढ़ जाता है, कई बार तानाशाही बढ़ जाती है, कई बार क्या होता है कि बहुत ही गलत कानून बनाए जाते हैं और उसे थोप दिया जाता है सभी व्यक्तियों पर, जिससे कि धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो नागरिकों के हित होते हैं वो हमारे हित सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो इस आधार पर भी लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना की जाती है। अगर हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे कि
आज के समय चाहे इसमें कितनी भी आलोचनाएं क्यों ना हो, यानी कि कई विद्वानों के द्वारा चाहे बुराई की गई है या इसकी कमियों को गिनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यानी जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं, उसमें कल्याणकारी जो राज्य का सिद्धांत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और उसका प्रमाण क्या है? ठीक है ना, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यही है कि जब सब व्यक्तियों के लिए हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है, एक कल्याणकारी जो राज्य है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रदान कर रहा है, आर्थिक विषमता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो वीकर सेक्शन है उसके लिए विशेष सुविधाएं, यानी कि स्पेशल प्रोविजंस दिए जा रहे हैं उनको विकास करने के लिए, उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट अच्छा नहीं है? यानी कि जो चाहे वो गांधी जी का आदर्श राम राज्य है या वो हमारा प्राचीन समय में जो राम राज्य है, वही चीजें इसमें है कि ये जनता का हितैषी है, जनहित में काम करने वाला है, बहुत अच्छी सबके सुख के लिए पॉलिसीज बनाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भारत जैसे देश में भी जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान में इन सब चीजों को शामिल किया, यानी अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है कि आज वर्तमान में हम सभी ने एक जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसे हमने अडॉप्ट किया है, उसको हमने स्वीकार किया है, ताकि सभी जनता को, सभी सिटीजन्स को, सभी व्यक्तियों को उनका जो विकास है वो प्रॉपर हो सके, उनकी सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। तो इस प्रकार से हम कहेंगे लोक कल्याणकारी जो राज्य है वो वास्तव में जनता का हितैषी है, जनता के सुख के लिए हमेशा वो काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि एक जो कल्याणकारी राज्य होता है उसका क्या अर्थ होता है, क्या उसकी विशेषताएं हो सकती है और किस आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।